अरे मैंने ऐसी लड़की पहली बार देखी जिसकी गर्दन ही नहीं है। अब समझ में आया कि छोटी बहन की पहले शादी क्यों हो गई। जहाँ शांति पूरी शादी में खुशबू का मजाक बना रही होती है तो वहीं रवि ये सब देखकर बहुत उदास होता है और सपना अपने देवर से कहती है, क्या हुआ देवर जी, मजाक मेरी भाभी की बहन का बन रहा है और दुखी आप हो रहे हैं। भाभी, माँ को उसका ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है गर्दन लंबी हो या छोटी, और मुझे तो वो बहुत पसंद है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं उसी से शादी करूंगा। आप कुछ करो ना। देवर जी, काश कि इसमें आपकी कोई मदद कर सकती, पर आपने देखा ना माँ जी ने कैसे मजाक बनाया। इतना बोलकर सपना वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रवि अपने साथ खुशबू को लेकर घर आता है, जहां खुशबू को देख एक बार फिर शांति का गुस्सा बढ़ जाता है। तूने सोच भी कैसे लिया कि तुझ जैसी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी, और तेरे ऊपर इसके प्यार का बुखार कब से चढ़ गया। पर माँ, मुझे खुशबू पसंद है, फिर आपको क्या दिक्कत है? मान जाओ ना। मुझे क्या दिक्कत है? अरे प्यार अंधा होता है, इसीलिए तुझे नहीं दिख रही है इसकी गर्दन, पर मुझे तो दिख रही है। मैं तेरी शादी इससे तभी कराऊंगी जब इसकी गर्दन बड़ी होगी। अगर मेरे बेटे से शादी करनी है तो अपनी गर्दन बड़ी करके आ। शांति साफ साफ मुंह पर मना कर देती है, जिसके बाद रवि अपनी भाभी से मदद मांगता है। भाभी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। जादू, टोटका, ऑपरेशन, कुछ भी कीजिए, पर हमारी मदद कीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं साम दाम दंड भेद सब अपनाऊंगी। इतना बोलकर सपना रवि और खुशबू को एक जादू टोटका करने वाली औरत के पास ले जाती है, जहां वो उसे सारी बात बताती है। दीदी, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। आप तो जादू करने में महान हैं। ये दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को पसंद करते, पर मेरी सास उनकी शादी के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसा करो कि खुशबू की गर्दन लंबी हो जाए और मेरी सास इसे अपना ले। ठीक है बेटिया, अभी रुक, अभी मैं एक मंत्र पढ़ती हूँ, उसके बाद इसकी गर्दन लंबी हो जाएगी और इसके पास ऐसी शक्तियां भी आ जाएंगी जिससे ये अपनी गर्दन को अपनी मर्जी से छोटी और बड़ी कर सके। इतना बोलकर तांत्रिक पास में एक मैजिकल बाउल रखती है और उसके ऊपर हाथ फहराते हुए कुछ मंत्र पढ़ती है। ओम ड्रीम ग्रीम जामुंडाय विच्चे स्वाहा, भूतकाल भविष्य बदलेंग इस लड़की की गर्दन लंबी कर देंग। इस तरह सपना खुशबू पर जादू करवाकर घर आती है और अगली सुबह जब खुशबू रवि और सपना से मिलती है तो उसकी गर्दन जिराफ जितनी लंबी हो जाती है। दीदी, लगता है जादू उल्टा हो गया, मेरी गर्दन तो जिराफ जितनी लंबी हो गई। अब मैं क्या करूं? अरे भूल गई, उस तांत्रिक औरत ने क्या कहा था, तुम्हारे पास कुछ जादुई शक्ति है, तुम अपने हिसाब से गर्दन को छोटी भी कर सकती हो। मन में सोचो, गर्दन छोटी हो जाएगी। सपना के कहने पर खुशबू मन में सोचती है और उसकी गर्दन नॉर्मली लोगों की तरह छोटी हो जाती है, जिसके बाद रवि उसके साथ कोर्ट जाता है और वहां से शादी करके सीधा अपने घर आता है। माँ, तुमने कहा था ना अगर खुशबू की गर्दन लंबी हो जाएगी तो तुम उसे अपना लोगी। देखो, अब खुशबू की गर्दन लंबी हो चुकी है। पर ये कैसे हो सकता है? ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? माँ, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे घर की वही लड़की बहू बन गई जिसका तुमने मजाक बनाया था। माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि अब आप अपनी छोटी बहू को अपना ही लो, अब तो उसकी गर्दन भी लंबी है। शांति अपनी बातों से पलट नहीं सकती थी, इसलिए वो समाज और लोगों के डर से अपनी दूसरी बहू को अपना लेती है, पर अब भी वो उससे नफरत करती थी और इसीलिए उसे परेशान करने के लिए नए नए पैतरे आजमाती है। ऐसे ही एक दिन, माँ ये देखो, मैं भाभी के कमरे से उनके सारे कपड़े लेकर आई हूँ। आप एक काम करो, ये सारे कपड़े ऊपर छज्जे पर रख दो। मजा आएगा जब भाभी को उनके कपड़े नहीं मिलेंगे और वो भैया के साथ बाहर नहीं जा पाएंगी। अरे वाह मेरी बेटी, तूने दिखा दिया, तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, खूंखार दिमाग वाली। शांति अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी बहू को परेशान करने के लिए उसके सारे कपड़े घर के छज्जे पर फेंक देती है, पर यह सब कुछ सपना देख लेती है और अपनी देवरानी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। देवरानी जी, इस घर में रह पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। माँ जी और काजल नए नए पैतरे आजमा रही हैं आपको परेशान करने के लिए, पर अब आपकी गर्दन लंबी है। आप आराम से अपनी गर्दन लंबी करके अपने कपड़े देख लो कि माँ जी ने कहाँ फेंके हैं और जल्दी से तैयार होकर देवर जी के साथ डिनर पर चली जाओ। दीदी आप बहुत अच्छी हैं, अगर आप ना होती तो शायद मैं इस घर में आ ही नहीं पाती। इतना बोलकर खुशबू अब कमरे के बाहर जाती है और अपनी गर्दन लंबी करके अपने सारे कपड़े छज्जे पर रख देती है और सीढ़ी लगाकर सारे कपड़े उतार लेती है, पर यह सब कुछ शांति और काजल अपनी आंखों से देख लेती हैं और डर जाती हैं। माँ, लगता है भाभी भूत है। देखा ना आपने कैसे उनकी गर्दन जिराफ जितनी लंबी हो गई थी। बेटा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। माँ जी, ये कोई सपना नहीं है, भगवान ने मुझे वरदान दिया है। मैं अपनी गर्दन अपनी इच्छा अनुसार बड़ी या छोटी कर सकती हूँ। जब आप मेरा मजाक बना रही थी उस समय भी मैं अपनी गर्दन बड़ी कर सकती थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हो, इसलिए आप कुछ करने से पहले सोच लेना। इतना बोलकर खुशबू वहां से चली जाती है और शांति और काजल को अब भी विश्वास नहीं होता जो उन्होंने देखा था। अब इसी तरह एक रात शांति के पेट में दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो रसोई में जाती है और चूरन का डिब्बा ढूंढने लगती है। तभी वहां खुशबू आती है और अपनी परेशान सास को देखकर, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी परेशान नजर आ रही हो, आप कहो तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। बड़ी आई तू मदद करने वाली, एक तू ही है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती और दूसरा मेरे पेट की गैस
बच्चों कभी खत्म नहीं होती। चूरन रखा था ऊपर वाले ड्रॉर में, दिख नहीं रहा कहाँ चला गया। तो माँ जी आप ये मुझे बता देती। आप भूल गई क्या, आपकी बहू अपने हिसाब से गर्दन बड़ी छोटी कर सकती है। मैं अभी अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करके आपका चूरन ढूंढ देती हूँ। इतना बोलकर खुशबू अपनी गर्दन लंबी कर लेती है और ऊपर वाली ड्रॉज में देखती है, और जैसे ही उसे चूरन मिलता है वो स्टूल की मदद से उसे चूर्ण को उतार कर अपनी सास को दे देती है। समय यूं ही बीतता है और पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि शांति की छोटी बहू की गर्दन जिराफ जितनी लंबी है। अब लोग इस चीज का फायदा उठाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, काकी हमारी मदद करो ना, हम बैडमिंटन खेल रहे तो शटल किसकी छत पर चली गई, हमें मिल ही नहीं रही। आप अपनी लंबी गर्दन से ढूंढ दो ना। क्यों, अब तुम्हारी माँ के साथ साथ क्या मेरी देवरानी तुम्हारा भी काम करे? भागो यहाँ से। क्यों भगा रही है मासूम बच्चों को बहू? वैसे भी ये कलमुही ही हमारी तो कुछ काम आती नहीं, बच्चों के ही काम आ जाएगी। अब शांति के कहने पर खुशबू बाहर जाती है और अपनी लंबी गर्दन की मदद से बच्चों की शटल ढूंढ कर दे देती है। और एक दिन, दीदी इतने दिन हो गए पर माँ जी और नंद जी ने अब तक मुझे नहीं अपनाया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं कि वो लोग मुझे अपना लें। खुशबू चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है। हम अपने पूरे परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए कैंपिंग करने जाएंगे। जो घर में तुम्हारे लिए शिकायत खत्म ना हुई वो बाहर जरूर होगी। ये आइडिया अच्छा है। अब रवि जबरदस्ती अपनी पूरी फैमिली के साथ एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाता है, जहां सभी लोग रात में अपने अपने कैंप में सो रहे होते हैं। और तभी वहां कुछ डाकू डकैती करने के लिए आते हैं। सब सो रहे हैं, यहाँ आए सभी लोगों का सारा सामान लूट लो। इतना बोलकर जैसे ही डाकू कैंप के अंदर जाते हैं सभी लोग डर कर उठ जाते हैं और डाकू सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। उसके कुछ साथी उन पर बंदूक तान लेते हैं, तो वहीं कुछ डाकू मिलकर कैंप के अंदर से सारा सामान चोरी करने लगते हैं। और तभी खुशबू अपने दिमाग लगाती है और अपनी गर्दन लंबी करके भूत बनकर उन डाकुओं को डराती है। अरे वाह, आज इतना सारा खाना मिलेगा। ये जंगल मेरा है और बहुत दिनों बाद इतना ताजा मांस आया है खुद चलकर मेरे जंगल में। अब इन बंधे लोगों को तो मैं बाद में, पर तुम डाकू को पहले मारूंगी। अरे मालिक, इस जंगल में तो लंबी गर्दन वाला भूत है, यहाँ से चलते हैं, अगर यहाँ रहे तो हमारी जान को खतरा है। इतना बोलकर सभी डाकू डरकर वहां से भाग जाते हैं। और डाकू के जाने के बाद काजल और शांति खुशबू से कहती है, भाभी आप अपनी लंबी गर्दन का बिल्कुल सही फायदा उठा रही हैं। अगर आज आप ना होती तो वो डाकू तो सामान लूटने के साथ साथ हमें भी भगवान के पास पहुंचा देते। अरे बहू, वरदानी है तभी तो मेरी लाडली है। अरे बहन, तुम तो खुशनसीब हो जो तुम्हें इतनी बहादुर बहू मिली है। शांति का एकदम से बदला मिजाज देखकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं शांति भी लोगों की तारीफ सुनकर अपनी बहू को अपना लेती है। और जब वो लोग घर आते हैं तो शांति और काजल खुशबू के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। देख रही हो शांति, मैंने मेरे बेटे की शादी कितने धूमधाम से की है और जानती भी हो मुझे कितना दहेज मिला है। देख लो अमीरों की शादी कैसी होती है। देख रही हूँ मालकिन, और शुक्रिया हम जैसे गरीबों को अपने बेटे की शादी में बुलाने के लिए। शुक्रिया मत कहो शांति, तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, ताकि तुम देख सको कि हम अमीर कैसे अपने बच्चों की शादी करते हैं। क्योंकि तुम तो कभी अपनी बेटी की ऐसी शादी नहीं कर पाओगी। एक तो तुम्हारी 3 बेटियां हैं, अगर एक बेटा होता तो चलो इतना तो होता कि वो दहेज के पैसे जोड़ सकता, पर तुम तो अपनी 3 बेटियों की शादी कर लो, वही बड़ी बात होगी। अर्चना की ऐसी बातें सुनकर शांति को बहुत बुरा लगता है और वो खड़ी होकर अमीरों की शादी देखती है और कुछ देर बाद अपने घर आती है। अब इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन अपनी तीनों बेटी के साथ घर में रात को खाना बना रही थी तो बीमार किशोर घर आता है और घर आते ही चक्कर खाकर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। माँ, दीदी, देखो पापा को क्या हो गया। क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं? लीजिए पापा, पानी पी लीजिए। क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? आपको तो बुखार लग रहा है, आप आराम कर लीजिए। शांति अपने पति को आराम करने देती है और सभी माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह किशोर की आंख नहीं खुल पाती और उसके कीपैड वाले फोन पर बार बार मालिक का फोन आता है। बड़ी मुश्किलों से किशोर अपने मालिक से बात करता है और बात करने के बाद काफी परेशान हो जाता है। क्या हुआ पापा, आप परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं बेटा, हम गरीबों की किस्मत में काम के अलावा और कुछ नहीं लिखा है। मैं होटल जा रहा हूँ, अगर मैं काम पर नहीं गया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इतना बोलकर किशोर नौकरी पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। शांति उसे काफी रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता, जिसके बाद काजल अपने पिता को रोकते हुए कहती है, नहीं पापा, मैं आपको ऐसी हालत में कहीं नहीं जाने दूंगी। आपसे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आप सारी रात बुखार में तड़पे हैं। आप पहले दवाई लेकर आओ और आपकी जगह मैं जाऊंगी काम पर। काजल, तू पागल हो गई है? तू जाएगी होटल वेटर का काम करने के लिए? कोई जरूरत नहीं है, मैं काम कर रही हूँ ना, मेरी कमाई से घर चलेगा। अगर मैं आपकी बेटी नहीं बेटा होती तो क्या आप तब भी यही बोलती? आप लोगों को मेरी कसम, मुझे जाने दीजिए, कभी तो मुझे आप लोगों का बेटा बनने दीजिए। दीदी सही कह रही है, हमें बेटी नहीं बेटा समझो। हम तीनों बहन एक दिन आप दोनों का सहारा बनेंगी।
अपनी बेटियों की बातें सुनकर किशोर और शांति की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और काजल अपने पिता की जगह वेटर के कपड़े पहनकर होटल जाती है और वहां आई कस्टमर को खाना सर्व करती है। सर आपका ऑर्डर। हमने इस होटल में पहली बार देखी है इतनी सुंदर लड़की। अरे मैं तो कहता हूँ इन होटल वालों को लड़कों को हटाकर लड़कियों को ही वेटर रखना चाहिए, ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाएगी यहाँ तो। उन बदतमीज लड़कों की बातें सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से सीधा काउंटर पर चली जाती है, जिसके बाद वो दूसरा कोई ऑर्डर देने नहीं जाती और एक कस्टमर काजल की कंप्लेन कर देता है, जिस वजह से मैनेजर काजल पर चिल्लाने लगता है। अरे तुम भी अपनी बाप की तरह निकली, एक काम सही से नहीं होता। तुम्हारा बाप भी 30 दिन में से 20 दिन बीमार रहता है और तुम भी। अरे ऐसे तो तुम सारे ग्राहक भगा दोगी, फिर मैं क्या जवाब दूंगा होटल के मालिक को। माफ कर देना सर, मैं कुछ सोचने लगी थी। मैं अभी जाकर सभी का ऑर्डर उनके टेबल पर पहुंचाती हूँ, टेबल भी साफ करती हूँ। इतना बोलकर काजल सभी कस्टमर को उनका ऑर्डर देती है और गंदी टेबल साफ करके शिफ्ट खत्म करती है और साथ ही होटल से बाहर निकलती है और वो देखती है कि एक औरत होटल के बाहर अपने घुटनों का दर्द लिए बैठी है। क्या हुआ आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? आप कहो तो क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? आप मुझे बता दीजिए आपको कहाँ जाना है। अरे बेटा मुझे कहीं नहीं जाना, हम सब यहाँ होटल में डिनर करने के लिए आए थे। मेरे पति और बेटे होटल में ही है शायद, मैं बस बाहर उनका इंतजार कर रही हूँ, पर ये घुटनों का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है जो अंदर जाकर उन्हें बता सकूं कि मैं बाहर हूँ। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। मेरी माँ को भी घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए मैं अपने साथ घुटनों के दर्द का तेल लेकर चलती हूँ। मैं अभी आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। काजल बिना सोचे समझे होटल के बाहर ही सुमित्रा के पैरों की मालिश करती है और ये सब कुछ सुमित्रा का पति विनोद और बेटा शिव देख लेता है। कुछ देर बाद वो लोग सुमित्रा के पास आते हैं, जिसके बाद काजल अपने घर चली जाती है और अगले दिन फिर से काम पर आती है। माफ करना सर, मैं लेट हो गई। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको डॉक्टर के पास ले गई थी। आज उनके कुछ टेस्ट होने थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगली बार ध्यान रखना। जो मैनेजर छोटी सी गलती पर काजल को डांट देता था, वो मैनेजर आज काजल को कुछ नहीं कहता। ये देख काजल थोड़ी हैरान होती है और अपने काम पर लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब किशोर की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। काजल बेटा, आज तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो चुका हूँ, तू घर में आराम कर। हाँ पापा, पर चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है, मैं भी कहीं काम करूंगी। तुझे अब कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, तेरी शादी की उम्र हो गई है और मैंने पंडित जी से बात की है। अब बस मुझे अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखना है। अपने माता पिता की बातें सुनकर काजल का भी मन हल्का हो जाता है और किशोर फिर से अपना वेटर का काम करने लगता है। तो वहीं शांति भी काजल की शादी की बात अपने कुछ रिश्तेदारों से करती है। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और एक दिन सुमित्रा अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर काजल के घर आती है, जहां सुमित्रा और उसके पूरे परिवार को देख शांति और उसका पूरा परिवार हैरान रह जाता है। आप सब कौन है, मैंने पहचाना नहीं। अरे बहन, हम लड़के वाले हैं, पंडित जी ने लगता है आपको बताया नहीं। हम यहाँ रिश्ता लेकर आए आपकी बेटी का हाथ मांगने, और काजल तो हमें जानती ही है, क्यों काजल? हाँ मैं जानती हूँ, आप सब बैठिए, मैं सब बताती हूँ। माँ सब बैठते हैं, चाय नाश्ता लगाया जाता है और अब काजल सारी बात अपनी माँ को बताती है। बहन, जिस तरह से आपकी बेटी ने किसी की परवाह किए बिना उस दिन मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे बेटे को तो इतना अच्छा लगा कि उसने तो उसी दिन कह दिया कि इसी लड़की से शादी करूंगा। क्यों बेटी, तुम बनोगी मेरी बहू? जी आंटी जी, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। मुझे मेरी माँ के लिए ऐसी ही प्यारी और सुघड़ बहू चाहिए। जब बहू इतनी अच्छी होगी तो बीवी तो बहुत अच्छी होगी। क्यों बेटी, बनोगी मेरी बहू? काजल मुस्कुरा देती है और उसकी मुस्कुराहट देख शांति भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति जब अपनी मालकिन के घर जाती है तो अर्चना शांति से कहती है, वैसे शांति, तुम 2 दिन साफ सफाई के लिए नहीं आई? मीनू कह रही थी कि तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता आया, क्या हुआ? कुछ बात बनी तुम्हारी बेटी की या नहीं? हाँ मालकिन, मेरी बेटी का रिश्ता लग गया और लड़के वाले बहुत अच्छे, उन्होंने दहेज लेने से भी मना कर दिया। अच्छा, देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि लड़का बाद में दहेज मांगे। अगर दहेज नहीं मांग रहा है तो हो सकता है कि वो तुम्हारी ही तरह गरीब हो या फिर शादी के बाद दहेज मांगकर तुम्हारी बेटी को परेशान करे। अर्चना को शांति की बात हजम नहीं होती, इसलिए वो उसे ताने देकर अपने कमरे में चली जाती है, पर शांति किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और मन लगाकर अपना काम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। घर के बाहर ही टेंट लगाया जाता है, घर भी सजाया जाता है। एक तरफ सिंपल से खाना की डिशेस लग चुकी थी तो वहीं दूसरी ओर दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज सज चुका था। मेहमानों के लिए भी कुर्सियां लग चुकी थी। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी शांति अंदर आती है। अरे प्रिया, करिश्मा, जाकर देखो ना दीदी तैयार हुई या नहीं हुई। हाँ माँ, दीदी तैयार हो गई और आपको पता है बारातियों के वेलकम के लिए हमने रिबन भी बांधा है। जब जीजू रिबन काटेंगे तो हम उनसे नेक लेंगे। नहीं बेटा, उनसे कुछ मत लेना, वैसे भी वो दहेज ना लेकर हम पर एहसान ही कर रहे हैं।
शांति अपनी दोनों बेटियों से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे बाहर से शोर शराबे की आवाज आती है और शांति अपने पति और कुछ रिश्तेदारों के साथ घर के बाहर जाती है, जहां वो लोग देखते हैं कि 3-4 मर्सिडीज गाड़ी उनके घर से थोड़ी दूर आकर खड़ी हो गई और लड़का रथ पर बैठा है। तो वहीं पूरा परिवार ढोल बाजे पर डांस करते हुए आ रहा है और काजल के ससुर नोटों की गड्डियां उड़ा रहे हैं और सुमित्रा अपने बेटे की नजर उतार कर लोगों को न्यौछावर बांट रही है। ये लो ढोल वाले भैया, ये नोटों की गड्डियां तुम्हारी। आज मेरे बेटे की बारात निकली है। पायल बेटा जरा देख तो बाकी के बाराती कहाँ रह गए, उनके लिए भी तो BMW कार मंगवाई थी, हमारी 5 और BMW कार आनी है। भैया मेरी माँ की बातें मत सुनो, ढोल बजाओ और पापा आप नाचो और नोटों की गड्डियां उड़ाओ। मैं आपको और कुछ गड्डियां देती हूँ पैसों की। और माँ वो देखो पीछे से BMW कार भी आ रही है। बहन तुम तो कह रही थी लड़के वाले अच्छे घर से, पर ये तो होटल के मालिक हैं। जिस होटल में तुम्हारे पति काम करते, तुम्हारे घर तो करोड़पति की बारात आई है। भाग खुल गए तुम्हारी बेटी के। क्या तुम लोगों को सच में नहीं पता था सुमित्रा बहन के बारे में कि वो कौन है? मेरे घर करोड़पति बारात आएगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मेरी बेटी की तो किस्मत खुल गई जो उसके लिए करोड़पति बारात आई है। अपने घर करोड़पति बारात देख शांति और उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद एक थाल में सुमित्रा ढेर सारा सोना, नोटों की गड्डियां और दुल्हन का सामान लेकर आती है। माफ करना बहन, हमने बताया नहीं और ना ही शादी से पहले शगुन दे पाए। ये लीजिए शगुन। शांति के घर करोड़पति लोगों की बारात देख शांति की मालकिन जो शादी में शामिल हुई थी वो भी ये देखकर हैरान हो जाती है और जो लोग सुमित्रा की गरीबी का मजाक बनाते थे उन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। इसी बीच दूल्हा दुल्हन की अकेले मुलाकात भी होती है, जहाँ काजल शिव से कहती है, शिव जी जो आपने मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। आप नहीं जानते मुझे अपना जीवन साथी चुन और मेरे गरीब घर करोड़पति बारात लाकर आपने मेरे गरीब माता पिता की जिंदगी संवार दी। शुक्रिया। शुक्रिया तो मत कहो, तुम बहुत अच्छी हो और ये सब डिजर्व करती हो। चलो अब सब इंतजार कर रहे हैं और अब रो मत। शिव हाथ पकड़कर काजल को बाहर लेकर आता है और धूमधाम से उनके घर के दरवाजे और मंडप तक एंट्री होती है। फिर दोनों की शादी होती है और काजल शादी करके अपने करोड़पति ससुराल में चली जाती है।